फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए 15 अक्टूबर 2017 का यूपी टेट पेपर फर्स्ट लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा कराए गए सभी क्वेश्चन अच्छे लगेंगे और आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अगर आप मुझसे फेसबुक पर जुड़ना चाहते हैं तो मैंने अपना फेसबुक लिंक आपको शेयर कर दिया है। आप मुझसे फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और हो सके तो घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, ताकि मुझे आपके कमेंट से नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और मैं आपके लिए कोशिश करूँगी अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आने की। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। दो संख्याओं के महत्तम समावर्तक का लघुत्तम समावर्तक क्रम से 12 तथा 72 है। यदि इन संख्याओं का योगफल 60 हो तो इनमें से एक संख्या होगी। तो हम क्या करेंगे, पहले महत्तम समावर्तक को x मान लेंगे, लघुत्तम समावर्तक को y मान लेंगे और इन संख्याओं का जो योग होगा वो 60 है, इनको x प्लस y मान लेंगे। हमें इनमें से एक संख्या निकालनी है तो उसके लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। इसमें हम अपने मान पुट कर देंगे बराबर, यहाँ हो जाएगा इनका योग x प्लस वाई का हो योग है 60 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणा x का मान दिया हुआ है 12 गुणा y का मान हो जाएगा हमारा 72। अब हम इनकी गुणा कर देंगे, 6 36 3600 आ जाएगा माइनस इनकी 12 चौक 48 और 48 की गुणा जब हम 72 में करेंगे इसका आ जाएगा 3456 बराबर। अब हम इसको घटाएंगे, 10 में से 6 गए बचे 4, यहाँ बचे 9, 9 में से 5 गए बचे 4, यहाँ बचे 5 और 5 में से 4 गए बचा 1 और 3 में से 3 जाएंगे तो बच जाएगा 0। हमारा आ गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 144। अब हम क्या करेंगे, यहाँ x माइनस वाई बराबर हो जाएगा हमारा 144 का अंडर रूट होता है 12, हम यहाँ 12 लिख देंगे। एक इक्वेशन हमारे पास थी x प्लस वाई बराबर 60 और एक हो गई x माइनस वाई बराबर 12। हमारे पास दो इक्वेशन हो गई, तो हम इन दोनों को, ये 2 है, x प्लस वाई बराबर 60, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। अब हम इनको सोल्व कर लेंगे और x वाई के मान निकाल लेंगे। x से x कट जाएगा, ये हो जाएगा 2x बराबर, अब हम इनको जोड़ देंगे 2 6 और 1 7, जब हम इनको काटेंगे ये आ जाएगा 36। हमारे ऑप्शंस में इनमें से एक संख्या होगी, 36 नहीं है, इसलिए हमें y का मान निकालना होगा। y का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे, x 36 प्लस y बराबर 60, y बराबर 60 माइनस 36 बराबर 10 में से 6 गए बचे 4 और यहाँ बचे 5, 5 में से 3 गए बचे 2। हमारा y का मान आ गया 24 और 24 हमारे सेकंड ऑप्शन में है, इसलिए हमारा सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक ने ब्लैक बोर्ड पर लिखा 29 गुणा 4 ज्ञात कीजिए। एक विद्यार्थी ने अपने अभ्यास पुस्तिका पर इसे 27 गुणा 4 उतारा तथा नीचे दर्शाए अनुसार हल किया। 27 गुणा 4 बराबर 108 शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को 0 अंक देने चाहिए
उस विद्यार्थी से कक्ष में सतर्क रहने को कहकर 0 अंक देने चाहिए। उस विद्यार्थी को 5 अंकों में से 2 अंक देने चाहिए। यह कारण जानने का प्रयास करना चाहिए कि विद्यार्थी ने प्रश्न को हल क्यों उतारा, प्रश्न को गलत क्यों उतारा तथा उसे सही प्रक्रिया के लिए पूरे 5 अंक देने चाहिए। मैडम ने जो क्वेश्चन लिखा है बोर्ड पर वो है 29। मैडम ने जो क्वेश्चन लिखा है बोर्ड पर वो है 29 गुणा 4 और बच्चे ने लिखा है 27 गुणा 4। बच्चे ने इस तरह से सोल्व किया है 7 चौक 28, हासिल लगे 2, 4 दूनी 8 और 2 10। बच्चे ने जो सोल्व किया है उसका आंसर बिल्कुल सही है, इसलिए हम ये तो नहीं कहेंगे कि बच्चों की गुना आती नहीं है। गुना तो उसने बिल्कुल सही की है, उसने मिस्टेक की है सिर्फ क्वेश्चन को उतारने में। यहाँ 7 है और यहाँ पर है 9। पहला हमें ऑप्शन में दिया है विद्यार्थी को 0 अंक देना चाहिए, नहीं, क्योंकि बच्चे ने क्वेश्चन तो सही किया है, सिर्फ मिस्टेक की है क्वेश्चन को उतारने में, इसलिए हम उसको 0 अंक तो नहीं देंगे। उस विद्यार्थी से कक्ष में सतर्क रहने को कहकर 0 अंक देने चाहिए। ये ऑप्शन जो हमारा है ये भी गलत हो जाएगा। अगर हमने छोटा बच्चा है और उसको हमने बोल दिया कि तुम 0 क्लास में सतर्क रहो, बच्चे को बोलना कि तुम बोर्ड से ध्यान से क्वेश्चन उतारो, बच्चा है वो इस तरह की गलती दोबारा फिर से कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो हमने उसको बोल दिया सतर्क रहो तुम, वो फिर से इस तरह की गलती नहीं करेगा, वो गलती करेगा। जब तक हम उस बच्चे के बारे में नहीं जान लेते कि उस बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, उसने इस तरह की गलती क्यों की है, हम उस बच्चे को नंबर तो नहीं देंगे। बिना कुछ रीज़न जाने हम उसे ना 0 अंक नंबर देंगे और ना ये 0 से ज़्यादा। हम उसको बिना उसकी बात को समझे, उससे बिना पूछे उसे कोई नंबर नहीं देंगे। हमारा सेकंड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। उस विद्यार्थी को 5 अंकों में से 2 अंक देने चाहिए। जब तक हमें बच्चे ने क्वेश्चन तो सही किया है, ये बात तो सच है, लेकिन उसने जो उतारने में मिस्टेक की है और जब तक हम उसके बारे में नहीं जानेंगे तब तक हम उसे ना हम 2 अंक देंगे और ना ही 5 अंक देंगे। हमारा थर्ड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। यह कारण जानने का प्रयास करना चाहिए कि विद्यार्थी ने प्रश्न को गलत क्यों उतारा तथा उसे सही प्रक्रिया के लिए पूरे 5 अंक देने चाहिए। हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है ये राइट होगा। हम बच्चे का जानने का प्रयास ज़रूर करेंगे बच्चे ने मिस्टेक क्यों की है और जानने के बाद उसे सही प्रक्रिया के लिए पूरे 5 अंक देंगे, क्योंकि उसने जो गुना है वो बिल्कुल सही किए है। और जब हमें पता चल जाएगा बच्चे ने किस कारण से, कहीं उसे दृष्टि बाधिता तो नहीं है, या हो सकता है बच्चे को दूर दिखाई ना देता हो, या वो 9 को 7 समझता हो, ऐसा भी हो सकता है। बच्चा छोटा है इसलिए हम उससे पहले पूछेंगे और उसके बाद पूछने के बाद हम उसे पूरे अंक देंगे। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। हमारा फोर्थ आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है तो लाभ या हानि प्रतिशत है। अब हम क्या करेंगे, हमें इसमें विक्रय मूल्य दिया नहीं हुआ है तो इसलिए हम इसे मान लेंगे विक्रय मूल्य हमारा 100 है और क्रय मूल्य हमें निकालना है, तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 100 गुना, यहाँ लिखा हुआ है का 3/2 है, 3/2। इससे जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 50 और 50 की गुना जब हम 3 में करेंगे तो हो जाएगा 150। अब हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हमारा जो विक्रय मूल्य है वो 100 है और क्रय मूल्य हमारा 150 है, तो हमें हुई है यहाँ पर हानि, यहाँ पर हुई है हानि, क्योंकि हमने जिस चीज़ को 150 में खरीदा और उसे हमने 100 में बेचा। खरीदना ही तो होता है क्रय मूल्य और बेचना होता है विक्रय मूल्य, तो यहाँ पर हमें हुई है हानि और हानि बराबर है 150 माइनस 100 बराबर 50 और प्रतिशत हानि होगी हमारी, लॉस होगी 50 बटे क्रय मूल्य कितना है हमारा 150 गुणा 100।
ये फॉर्मूला होता है। 5 तिया 15 और 3 से जब हम इसको 100 को डिवाइड करेंगे, 3 तिया 9, 1 बचा 3 तिया 9 और शेषफल में बचेगा 1/3 आएगा प्रतिशत। तो हमारा इसमें हानि है और हमारे सेकंड ऑप्शन में 33 सही 1/3% हानि। हमारा सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी कमरे के चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल 660 मीटर स्क्वायर है तथा लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है। यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर है तो उसकी छत का क्षेत्रफल है। हमें छत का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल निकालेंगे। इसको हम A1 मान लेंगे। A1 बराबर कितना दिया हुआ है हमें? 660 मीटर स्क्वायर। और लंबाई क्या बोली है? हमारी जो लंबाई है, लंबाई हमें दी हुई है चौड़ाई की 2 गुना। और यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर है, h बराबर हो जाएगा हमारा 11 मीटर। तो हम इसमें पहले चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे। उसको हमने A1 माना है क्षेत्रफल को। A1 बराबर 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई। ये दीवार का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। अब हम इसमें मान पुट करेंगे। मान 660 यहाँ लिखेंगे बराबर 2 गुना एल हमारा कितना है? 2b हमें दिया हुआ है 2b प्लस b गुणा 11। 2 और ए बी 2b प्लस b हो जाएगा 3b। पहले तो हम इसे 11 से इसको काट लेते हैं 66, 60 पर कट जाएगा। फिर हम इसके 2 से काटेंगे, ये हो जाएगा 30। यहाँ आ गया 30 बराबर 2 और 1 3b। अब जब 3 से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 10। तो हमारा b का मान आ गया 10 मीटर। और इससे 10 मीटर आ गया हमारा b का मान। अब ये b का मान जो है हम l का मान निकाल लेंगे इससे। तो हमारा l बराबर हो जाएगा 2b बराबर 2 गुना 10 बराबर 20 मीटर। हमें l का मान भी मिल गया और b का मान भी मिल गया। अब हम छत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। उसको हम मान लेंगे A2 बराबर, छत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई हमारी कितनी होगी? 20 मीटर और चौड़ाई होगी हमारी 10 मीटर। तो इनकी गुना जब हम इसमें करेंगे ये हो जाएगा 200 मीटर स्क्वायर। हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि संख्या 604.6 11 से विभाजित हो तो रिक्त स्थान का पूर्णांक है। या तो हम इस क्वेश्चन को करने के 2 स्टेप हैं। या तो पहला स्टेप ये है कि हम सीधे से 11 से डिवाइड कर लें और इसका आंसर निकाल लें। दूसरा स्टेप ये है कि हमें 11 से विभाज्य का नियम पता होना चाहिए, उससे भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहले मैं आपको डायरेक्ट करके दिखा रही हूँ, उसके बाद मैं आपको 2 से लेकर 11 तक के विभाज्यता का जो नियम है वो आप सबको नोट करवाना चाहती हूँ, ताकि आपको आगे कहीं भी इस तरह का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसे ईजिली सोल्व कर सकें। इसलिए चलिए देखते हैं पहला स्टेप क्या है हमारा। हम पहले से 11 से डिवाइड करेंगे। 11 पंजे 55, यहाँ बचे 10 में से 5 जाएंगे 5 और 4 उतार लेंगे। 11 चौक 44, यहाँ होगी 0, यहाँ बचा 1 और यहाँ पर हमें क्या लिखें, बाकी यहाँ पे मैं छोड़ देती हूँ गैप। और ये जो लास्ट वाली संख्या है वो है 6। अब हमारे पहाड़े में 11 के जो टेबल है उसमें 6 कब आता है? 11 6 66 होता है। और 6 यहाँ पर लाने के लिए हमें 11 6 66 होगा, तभी तो ये संख्या पूर्ण तरह कटेगी। तो इसके लिए हमें यहाँ 6 लाइन होना चाहिए।
तभी तो ये संख्या कटेगी। और 11 छिक 66 तभी होगा, तभी तो ये 11 से विभाज्य होगी। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर हमारे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से एक एक ऑप्शंस को चेक करेंगे, मान को रखेंगे, चेक करेंगे और देखेंगे कि हमारे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए हम पहले अपना नंबर 1 रख के देख लेते हैं। यहाँ पर हमने 1 रखा, 11 निमा 99। अब 11 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2 बचते हैं। और यहाँ हमें चाहिए 6, तो हमारा जो फर्स्ट है 1 तो यहाँ आएगा नहीं, तो हम यहाँ से 1 को मिटा देंगे। अब हम सेकंड हम 3 रख के देखेंगे। यहाँ पर हमने जब यहाँ पर 3 रखा तो यहाँ हो गए 13, 13 में से 9 जाएंगे तो बचेंगे 4, और हमें यहाँ होना चाहिए 6। तो हमारा सेकंड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा और फर्स्ट तो हमारा गलत है ही, तो हम यहाँ से 3 मिटा देंगे। अब हम यहाँ पे रखेंगे, पुट करेंगे 7, 7 को पुट करके देख लेते हैं। अब यहाँ हो गए 17, 17 में से जब 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 8, और हमें चाहिए यहाँ पे 6, तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है ये भी गलत हो जाएगा। अब हमारे पास बचा है सिर्फ 5। अब हम अपने लास्ट ऑप्शंस को रख के देखेंगे। हमारा यहाँ है 5, 5 को हम यहाँ पर पुट करेंगे 5, यहाँ भी लिखेंगे 5, और इधर से हासिल ये हो गए 10, और 10 में से 9 जाएंगे तो बचेंगे 6, और हमने एक पहले से ही 6 उतार कर 6 छंग 66 कर दिया है, और यहाँ आएगा 9, 11 निम 99। तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है इज द राइट आंसर। हमारा एक तो स्टेप ये है और एक स्टेप और है, मैं आपको वो भी बता देती हूँ कि किस तरह से होगा। मैं आप सबको 2 से 11 तक के विभाज्य संख्याओं का नियम जो होता है वो लिखवा रही हूँ, ताकि आप आने वाले किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या को ईजिली सोल्व कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 से विभाज्य विभाज्यता का नियम। यदि इकाई का अंक जीरो या सम संख्या हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। जैसे मैं लिख देती हूँ 12, 240, 148। इसमें बाद की जो संख्या है ये 2 सम संख्या है, इसमें 0 है और इसमें 8 है जो एक सम संख्या है, इसलिए यह 2 से विभाज्य का नियम है, ये 2 से विभाजित होगी। तीसरा 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से क्या होता है, 3 का फॉर्मूला होता है कोई भी संख्या है, संख्या के सभी अंकों का योग, संख्या के सभी अंकों का योग का योग 3 से विभाजित हो। जैसे मैं एक संख्या लिख लेती हूँ, जैसे 4, 6, 5। हम इसके जो अंक है उनको जोड़ेंगे, 4 + 6 + 5 बराबर कितना हो गया, 6, 4, 10 और 5, 15।
जो ये हमारा टोटल आया है इनका योगफल, ये अगर 3 से विभाजित है तो वह संख्या 3 से विभाज्यता का नियम होगा। ऐसे ही 4 से विभाज्यता का नियम भी होता है। वो क्या है? संख्या, कोई भी संख्या है, संख्या के सभी संख्या के सॉरी गाइस, ये मैंने गलत लिख दिया। संख्या के अंतिम 2 अंकों से मिलकर बनी संख्या चार से विभाजित होगी। जैसे संख्या लिख देती हूँ मैं, जैसे कोई भी मैं एक संख्या ले लेती हूँ, 4 3 5 6। ये जो बाद के 2 अंक हैं, अगर ये 4 से, हम इन्हें डिवाइड करके देख लेंगे, ये 4 से डिवाइड हो रहे हैं या नहीं। 4 एकम 4 बचा 1, 4 चौक 16, तो ये पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। वैसे ही 5 से भी होता है। 5 से विभाज्यता का नियम मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। यदि संख्या के अंतिम अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। ऐसे ही 6 से विभाज्यता का नियम, 6 का अपना खुद का कोई नियम नहीं होता है, इसके हम टुकड़े बनाते हैं। जैसे 6 के टुकड़े क्या होंगे? 2 गुणा 3। कोई भी अगर संख्या है और वह संख्या 2 और 3 से विभाजित हो रही है तो वह 6 से भी विभाजित होगी। जैसे मैं कोई बड़ी संख्या ले लेती हूँ, 3 6 9 1 2। ये संख्या है, अगर ये 2 और 3 दोनों संख्याओं से विभाजित हो रही है तो ये 6 से भी विभाजित होगी। तो हम इसे पहले 2 से डिवाइड करके देख ले रहे हैं। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 पंजे 10 और 2 छिक 12। ये 2 से तो विभाजित हो रही है, लेकिन ये 3 से हो रही है या नहीं, ये भी हम चेक कर लेंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, बचा 1, 3 जीरो लगा देंगे, 3 चौक 12। तो 1 2 3 0 4। यह संख्या 2 और 3 से विभाजित हो रही है, इसलिए यह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। ये नियम होता है, आपको 6 से करने की ज़रूरत नहीं है। आप कितनी भी बड़ी संख्याओं से 2 और 3 से विभाजित करके चेक कर लो, अगर वह 2 और 3 से विभाजित हो रही है तो वह 6 से भी विभाजित होगी। ऐसे ही 7 से विभाज्यता का नियम भी होता है। यदि कोई भी संख्या है, उसके
अंतिम अंक का 2 गुना करके उसे शेष फल अंकों से बनी संख्या में से घटाया जाता है, तो प्राप्त शेषफल जो होगा वह 7 से विभाजित है, तो वह संख्या 7 से विभाज्यता का नियम उस पर फॉलो होगा। अब मैं लिख देती हूँ, संख्या के अंतिम अंक का 2 गुना अंक का 2 गुना उसे जो शेष संख्या बचेगी अंकों से बनी संख्या में से घटाने पर शेष संख्या 7 से विभाजित होगी। जैसे मैं कोई भी संख्या ले लेती हूँ, जैसे मैंने ले ली 2 4 2 9। इसमें क्या है, जो हमारी जो सबसे लास्ट की अंतिम संख्या है इसका हम 2 गुना करेंगे और जो हमारी जो शेष संख्या बची है इसमें से घटाएंगे। मैं आपको करके दिखा दे रही हूँ। 2 4 2 माइनस 9 का 2 गुना 9 का, और जो बाकी संख्या है इसमें से हम इसको घटाएंगे। क्या हो जाएगा, 2 4 2 माइनस 9 दूनी 18। घटाने के बाद क्या आएगा, 12 में से 8 गए 4 बचेगा, यहाँ बचे 3, 3 में से 1 गया बचे 2, और यहाँ हो जाएगा 12 में से 8 गए बचे 4। मैंने यहाँ 1 कैसे लिख दिया, 4, 3 में से 1 गया बचे 2, और यहाँ भी आ जाएगा 2। ये जो हमारे पास संख्या है यह 7 से विभाजित होगी। अगर ये 7 से कट रही है तो ये 7 से विभाजित होगी। 7 से हम इसको करके देख लेते हैं। 7 या 21 बचा कितना, 1, 7 दूनी 14। ये पूरी कट रही है, 7 से विभाजित होगी। अब मैं लिखती हूँ 8 से विभाज्यता का नियम। 8 से क्या होता है, यदि कोई भी संख्या है उसके अंतिम 3 अंक को लेंगे हम, 3 अंकों से मिलकर बनी संख्या 8 से विभाजित हो। जैसे भी कोई एक संख्या लिख लेती हूँ, 2 5 7 1 9 2। ये संख्या है, इसके हम बाद के सिर्फ 3 अंक चेक करेंगे, पूरी संख्या नहीं करेंगे हम, ओनली सिर्फ 3 अंक। अगर ये 1928 से डिवाइड हो रही है तो ये पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। चेक कर लेते हैं। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 बचे 3, 8 चौक 32। यह है संख्या। बाद के जो 3 अंक हैं ये 8 से कट रहे हैं, तो यह 8 से विभाजित होगी। ऐसे ही 9 से विभाजित का भी नियम है। इसमें भी 3 जैसे 3 से विभाजितता का नियम है वैसे ही 9 का है। इसमें भी कोई भी अगर संख्या दी हुई है उसके सभी अंकों का योगफल 9 से विभाजित हो रहा है तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। ये 3 का और 9 का नियम सेम है। जैसे कोई भी संख्या मैं लिख लेती हूँ, 2 9 0 3 4।
ये संख्या है, अगर इसके टोटल योग 2 + 9 + 0 + 3 + 4, इसका जो योग आएगा 9 और 2 11, 11 और 3 14, 14 और 4 18। अगर ये 9 से विभाजित हो रहा है, 9 दूनी 18, तो यह 9 से विभाजितता का नियम इस पर लागू होगा। हमें ये पूरी संख्या को वैसे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसका सिर्फ योग लगाएंगे और योग लगा के हम चेक कर लेंगे कि यह कट रही है या नहीं कट रही है। वैसे ही 10 और 11 का भी है। 10 से विभाजितता का नियम, यदि संख्या का अंतिम अंक, अंतिम यानी कि इकाई का अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी। इसमें कोई भी संख्या हो, 7 6 5 4 3 2 1, आखिर में अगर 0 है, इकाई का अंक 0 है, तो वह 10 से विभाजित होगी। ऐसे ही 9 5 6 4 3 2 0, ये सब संख्या हमें पूरी को डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ 10 से अगर विभाज्यता का नियम देखना है तो सबसे लास्ट का जो इकाई का अंक है वो 0 है, तो वह 10 से विभाजित होगा। वैसे ही 11 का भी होता है, सिर्फ 11 तक ही विभाज्यता का नियम है, उससे आगे नहीं है। आखिरी है सिर्फ 11 से विभाज्य। यदि इसमें क्या है, संख्या के सम स्थानों का अंतर, स्थानों के योग फल तथा विषम संख्याओं के योगफल का अंतर 11 से विभाजित होता है, तो वह संख्या विभाज्यता का नियम उस पर लागू होता है। जैसे हमारी संख्या क्या थी, मैं कोई एक संख्या लेती हूँ यहाँ पर 7 1 2 7 3 6 2, इसमें हम पेयर बना लेंगे। ऐसे मैं इसे आगे लिख लेती हूँ, यहाँ पे जगह कम है, स्पेस। मैं इसे यहाँ पे लिख लेती हूँ कोई भी एक संख्या 7 1 2 7 3 6 2, इसमें हम सम संख्या के पेयर बनाएंगे इस तरह से, और यहाँ पर विषम संख्या के पेयर बनाएंगे। ये इसमें टच नहीं हो रहा, ऐसा हो जाएगा 7 + 2 + 3 + 2 - 1 + 7 + 6, 7 2 9 9 और 5 14 -7 और 1 8 और 6 14 बराबर 0। अगर 0 भी आ रहा है ना जोड़ने के बाद, और यह 11 अगर आता है, 0 हो या 11, तो वह 11 से विभाज्यता का नियम उस पर लागू होगा, वह 11 से विभाजित होगी। इसकी सिर्फ यही एक रूल है, और यही हमारे 11 से विभाज्यता के आखिरी नियम था। और इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, हम किस क्वेश्चन पर आ गए थे, पांचवा क्वेश्चन है
दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 2 गुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा है तथा बड़ी संख्या के 4 गुने और छोटी संख्या के 3 गुने का योग 71 है, वह संख्या क्या है? इसमें बड़ी संख्या हम मान लेंगे x और छोटी संख्या को हम मान लेंगे y। तो पहली इसमें इक्वेशन क्या बनेगी? बड़ी संख्या का 2 गुना, तो 2 गुना हो गया बड़ी संख्या का, छोटी संख्या के 5 गुना, 5 गुना हो गया हमारी छोटी संख्या से 3 ज़्यादा है, यहाँ आएगा माइनस बराबर 3 ज़्यादा है। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी? बड़ी संख्या के 4 गुना, बड़ी संख्या है हमारी 4 गुना x, छोटी संख्या के 3 गुना, छोटी संख्या के 3 गुना का योग, योग में आएगा प्लस 71 है, यहाँ लिखेंगे 71 है, वह संख्या क्या है? अब हमें अपनी इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने के लिए हमें एक्स वाई के मान निकालने होंगे और एक्स वाई मान निकालने के लिए हमें इन्हें बराबर करना होगा। तो हम पहली इक्वेशन में 2 से गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगी हमारी इक्वेशन? 4x माइनस 5 दूनी 10 y बराबर 6। यहाँ हो जाएगी 4x, इसको हम सेम लिख लेंगे सेकंड इक्वेशन को, x प्लस 3y बराबर 71। अब हम इनको माइनस कर देंगे, माइनस होने के बाद ये कट जाएंगे, माइनस माइनस ये हो जाएगी 30, y बराबर यहाँ आएगा 71 में से घटाने के बाद 65, माइनस से माइनस कट जाएगा, 13 पंजे 65, तो y का मान हमारा आ गया 5। इन्होंने पूछी वे संख्याएं क्या है, तो हमें एक संख्या तो मिल गई, हमारी y का मान 5 आ गया और हमें निकालने है अब सेकंड इक्वेशन से y x का मान। तो हम इसमें y का मान यहाँ पर पुट कर देंगे, 4x प्लस y का मान कितना है 5, 3 गुना 5 बराबर 71, 4x बराबर 71 माइनस 5 दिया 15 बराबर 11 में से 5 गए बचेंगे 6 और यहाँ बचे 6, 6 में से 1 गया बचा 5, x बराबर 4, यहाँ आ जाएगा 4 एकम 4 और 4 चौक 16, तो हमारा यहाँ पर x का मान 14 आ गया और y का मान 5। हमारे थर्ड ऑप्शन में हमारा 14 और 5 आ रहा है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 सेंटीमीटर एक भुजा वाले एक घन के सभी फलकों पर रंग लगाया जाता है। यदि इसे 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले घनों में काटा जाता है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले कितने घनों में केवल एक ही फलक पर रंग होगा? एक ही फलक पर घनों का जो फॉर्मूला होता है वो डायरेक्ट हम लिख ले रहे हैं, घनों की संख्या निकाल लेंगे पहले ही। इसका एक फॉर्मूला होता है 6n-2 का होल स्क्वायर बराबर, इसमें हम अपना n दिया हुआ है हमें यहाँ 5 सेंटीमीटर, 6 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 6 गुणा यहाँ बचेगा 3 का होल स्क्वायर बराबर 6 गुणा 3 3 9 बराबर 54। 54 हमारा फोर्थ ऑप्शन में है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो और आपको मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चन समझ में आ रहे हो तो प्लीज़ एक लाइक करना मत भूलना। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। यदि अवरोही क्रम में रखे गए आंकड़ों के दोनों छोरों से चरम प्रेक्षण हटाए जाते हैं तो केंद्र प्रवृत्ति के कौन से मापक प्रभावित होते हैं? अवरोही क्रम में अगर हम कोई सीरीज लिख लेते हैं जैसे 9 8 7 6 5 4 3 2, मैंने ये एक सीरीज लिख ली है एक। अगर हम इसके दोनों छोरों से ये वाला छोर, फर्स्ट छोर और लास्ट का छोर में से अगर हमने ये संख्या हटा दी
तो इससे हमारी कौन सी क्या क्या प्रभावित होंगे? माध्य और मादक, माध्य, मादक और बहुलक, माध्य और बहुलक, बहुलक और माध्यक। हमारे अगर हमने इसके पहले और सबसे अंतिम के दोनों छोरों को अगर हम हटा देते हैं तो हमारे माध्य, मादक और बहुलक हमारे तीनों ही प्रभावित होंगे। इसलिए हमारा सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी प्राकृतिक संख्या का प्रत्येक अंक या तो 3 या 4 है, यह संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित होती है, ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है? इस क्वेश्चन को हम अपने ऑप्शंस के हिसाब से करेंगे। हमें जो इसमें ऑप्शंस में दिए हैं उन्हीं को हम सोल्व करेंगे। हम पहले क्या करेंगे, हम पहला ऑप्शन जो है उसे 3 और 4 से डिवाइड करके देख लेंगे। जो भी हमारी संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित होगी वही हमारा आंसर होगा। तो हम पहले अपनी पहली इक्वेशन को पहले को ऑप्शंस को देख लेते हैं चेक करके। 3 3 3 है, ये 3 से तो विभाजित हो जाएगी, लेकिन ये 4 से होती है या नहीं ये हम चेक करेंगे। 4 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 33 को, यह हम ऐसे कर लेते हैं। इसे सबसे इजी तरीका ये है, 4 है ऐसे डिवाइड करके देख लेते हैं। 4 पंजे 20, 4 छिंग 24, 4 सत्ते 28, 4 अठे 32, यहाँ जाएगा 4 अठे 32, एक बचा, ये हमारा शेषफल 1 बच रहा है, इसलिए ये 4 से विभाजित संख्या नहीं है, इसलिए ये भी हमारा आंसर फर्स्ट ऑप्शन गलत हमारा गलत हो जाएगा। हम 4 वाली संख्या ये 4 से तो विभाजित हो जाएगी, लेकिन ये 3 से विभाजित हो रही है या नहीं हो रही है ये हम यहाँ पर साइड में चेक कर लेते हैं। 3 एकम 3 बचा 1, यहाँ उतार लिया हमने 4, 3 चौक 12 और यहाँ बचे 2, यहाँ 3 अठे 24, ये 3 से विभाजित हो रही है, ये हमारा ये 3 और 4 दोनों से विभाजित हो रही है, इसलिए हमारी सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगर हम चाहे तो आगे करके देख सकते हैं, लेकिन वैसे हमें करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमारा आंसर तो आ चुका। इन चारों में से कोई एक ही ऑप्शन हमारा आंसर होगा। फिर भी हम चेक कर लेते हैं। ये 4 4 है, ये 4 से तो डिवाइड हो जाएंगी, लेकिन 3 से ये विभाजित हो रही है या नहीं ये हम चेक करेंगे। 3 एकम 3, यहाँ हो जाते हैं 14 और 3 चौक 12, बचते हैं 2 शेषफल बच रहे, इसलिए ये संख्या भी 3 से विभाजित नहीं हो रही। वैसे ही हम 4 4 4 4 को चेक कर लेते हैं। 3 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे 4 4 4 तो हमें क्या ये 3 से डिवाइड हो रही है? हाँ, 3 कम 3, 1 4 बचा, 3 चौक 12 बचे 2, 3 3 अठे 24 बचे 4 और 3 कम 3, यहाँ भी एक शेषफल बच रहा है, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। सिर्फ सेकंड ऑप्शन ही हमारा आंसर होगा, तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक खंबे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा है। जब धंसे हुए का 1/3 भाग खींचा जाता है तो पाया गया कि 8 मीटर माप का खंबा अभी भी कीचड़ में है। खंबे की पूरी लंबाई क्या होगी? ये हमें पूरी लंबाई माननी, हमने इसकी खंबे की पूरी लंबाई L बराबर x मान लिया और खंबे का 4/7 भाग लंबाई x भी लिखेंगे क्योंकि ये पूरी लंबाई हमने इसकी x मानी है, कीचड़ में धंसा है। और कितना भाग बार खींच लिया, माइनस जो पूरी लंबाई है उसमें से माइनस करेंगे 1/3। 1/3 भाग जो है हमने बार खींच लिया, कितने में से? गुणा 4/7 x
बराबर पाया कि 8 मीटर माप का खंभा अभी भी कीचड़ में है, तो बराबर में हम 8 लिखेंगे। इसे ध्यान से समझ लीजिए। हमने इसमें पूरी लंबाई जो है वो x मानी है। कितना भाग कीचड़ में दसा हुआ है? 4/7 भाग। 4/7 भाग हमने यहाँ पर लिख दिया। 4/7 x माइनस उसमें से जब दसे हुए भाग का 3/7 भाग खींचा गया तो पाया गया 8 मीटर भाग अभी भी कीचड़ में है। कितना भाग खींचा गया? 1/3। कितने में से? 4/7 में से। और अभी भी कितना कीचड़ में है? बराबर 8। 8 मीटर अभी भी कीचड़ में है। अब हम इसको सोल्व कर लेंगे। 4/7 भाग हम बाहर कॉमन ले लेंगे और अंदर बचेगा 1 - 1/3 बराबर 8। इससे हम इसको काट देंगे। 4 दूनी 8। यहाँ हो जाएगा x/7। 3 में से 1 जाएगा, बचेगा 2/3 बराबर 2। इससे 2 से 2 कट जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 7 या 21 मीटर। हमारा जो खंबे की लंबाई है वो है 21 मीटर। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ। इसमें खंबे की हमने पूरी लंबाई x मानी है। खंबे का 4/7 भाग जो था वो कीचड़ में धंसा हुआ है, इसलिए हमने 4/7 भाग को x के साथ जोड़ दिया। माइनस 1/3 भाग खींचा गया। कितने में से? 4/7 भाग था, उसमें से हमने 1/3 भाग खींच लिया, लेकिन उसका अभी भी 8 मीटर भाग कीचड़ में फंसा है। बराबर 8 लिखेंगे। अब उसके बाद हम इसको सोल्व कर देंगे और x का मान जो आएगा हमारा वो आ गया 21 मीटर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग ज्ञात कीजिए। पंचभुज के अंतःकोणों, पहले अंतःकोण निकाल लेंगे हम। पंचभुज के अंतःकोण, इसका एक फॉर्मूला होता है बराबर 2n - 4/n गुणा 90। ये फॉर्मूला होता है, ये मैंने लिख दिया है। आप प्लीज़ इसे याद कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। हमें n का मान हमें रखना है। पंचभुज का मतलब होता है 5 भुज, 5 भुजाओं वाला, यानी कि 2 × 5 - 4/5 गुणा 90 डिग्री बराबर 5 दूनी 10। 10 में से 4 जाएंगे तो बचेंगे 6/5 गुणा 90। जब हम इसको काटेंगे 5 ही कम 5 बचे 4, 5 8 40 और 18 छिक 108 डिग्री हमारा आ गया। अंतःकोण कितना आ गया? 108 डिग्री। और इनका जो योग होगा, पंचभुज का जो योग होगा 5 × 108, हम इनकी आपस में गुणा कर देंगे बराबर। इसमें इसकी गुणा करने पर क्या आएगा? 8 पंजे 40 और 5 एकम 5, 540 डिग्री। हमारा फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 20वीं सदी के सब शिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभा भावना व्यक्ति कौन थे? आर्यभट्ट, श्रीधराचार्य, श्रीनिवास रामानुज, हरिश्चंद्र। हमारे इसका ऑप्शंस का आंसर होगा थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, श्रीनिवास रामानुज। क्यों होंगे, मैं इसके आपका रीज़न भी बता देती हूँ। रामानुजन को 20वीं सदी के असाधारण गणितज्ञ होने के साथ ही भारतीय गणितीय परंपरा का अग्रदूत भी माना जा सकता है। वह भी ऐसे समय में जब भारत परतंत्र था और अंधविश्वासों की जकड़न से बंधा हुआ था। ऐसे में रामानुजन की प्रतिभा को सबसे पहले विदेशी वैज्ञानिकों ने समझा और उन्हें अपने साथ कार्य करने के लिए आमंत्रित किया। यही इसका रीज़न है। मैंने आपको ये रीज़न भी बता दिया। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक और शेयर ज़रूर करें
और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी मेरी वीडियो कैसी लग रही है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए मुझे इजाज़त। गुड बाय।